चलो तो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मेट और सारी चीजें बताऊंगी कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, दोनों का बताऊंगी। बिकॉज यू हैव टू अटेम्प्ट बोथ द एग्जाम्स, यूपीएससी भी अटेम्प्ट करना है और एचसीएस भी अटेम्प्ट करना है, दोनों को करना है। स्पेशली यूपीएससी वालों को एचसीएस तो पक्का करना है ना। तो हम दोनों एग्जाम्स के बारे में पैरेलली बात करेंगे। तो बेसिकली मैं एक साइड आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज यूपीएससी एंड व्हाट इज एचसीएस, जिसको हम हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम कहते हैं, है ना। कि ये दोनों बेसिकली है क्या, दोनों में फर्क क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपसे क्या डिमांड करता है और ये आपसे क्या डिमांड करता है। ठीक है, तो यूपीएससी भी 3 स्टेज का एग्जाम है और एचसीएस भी 3 स्टेज का एग्जाम है, लाइक। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इन बोथ द एग्जाम्स इज प्रीलिम्स, है ना। यहां भी प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा आपसे, एमसीक्यू पूछा जाएंगे, है ना। एमसीक्यू मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू आंसर दोस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर जीएस। ठीक है, जीएस में जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें एक एडिशनल होता है आपका एनवायरनमेंट, जो यहाँ नहीं होता, इतना कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर। ये रीजन बिहाइंड दिस कि यूपीएससी में साथ साथ अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम भी होता है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट का कंपोनेंट पूछते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक। थोड़ा डिफरेंस कहाँ आया कि इसमें सिर्फ साइंस एंड टेक एंड करंट के बारे में वो लोग बात करेंगे, जबकि यहाँ क्या होगा कि बेसिक साइंस भी पूछी जाती है, लाइक टिपिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, फिजिक्स के क्वेश्चंस, तो ये सब भी यहां पर पूछे जाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाएंगे। समझ में आ गई बात कि थोड़ा सा फर्क आता है, कहां आता है कि इसमें ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस नहीं होते, कोई आपकी कोई कन्वेंशन या कोई प्रोटोकॉल जो न्यूज में है उसमें से कोई एक सवाल आ गया तो आ गया, एज सच कोई इन्वायरमेंट से कंपोनेंट नहीं आता, बाकी सेम रहता है। एक एडिशनल चीज जो यहां आती है दैट इज हरियाणा जीके। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पेपर से पहले करते हैं और आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा पहले पेपर में, तो ये आता है जो आपका जीएस का पेपर है। सेकंड, दोनों में कंपोनेंट होता है दैट इज योर सी सैट। ठीक है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, सेम आपके एमसीक्यू होंगे। बस यूपीएससी में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 80। हरियाणा सिविल सर्विसेज में सी सैट में कितने आएंगे, 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें थोड़ा मार्किंग डिफरेंट रहती है। इसमें जीएस में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे बट पेपर 200 मार्क्स का होगा। इसमें 100 का ही आएगा जीके का भी पेपर और 100 ही नंबर का होगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है बेसिकली। बाकी तैयारी सेम, जो ये पढ़ेगा वो ये दे सकता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में तो आता है ये, और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, एक सुबह होता है, एक दोपहर के बाद होता है। ठीक है, तो ये रहेगा। अब बात करते हैं मेंस की, कि मेंस में क्या फर्क आता है। मैं यूपीएससी की बात करूं तो मेंस बहुत एक्सटेंसिव होता है एज कंपेयर टू योर हरियाणा सिविल सर्विसेज। ठीक है, यूपीएससी में क्या क्या आता है मेंस में, GS1, GS2, GS3, GS4, essay, ऑप्शनल, देन हिंदी इंग्लिश कंपल्सरी है जो आपका। हरियाणा सिविल सर्विसेज में मेंस में क्या आएगा, जीएस का एक पेपर, हिंदी का एक पेपर, इंग्लिश का एक पेपर, आपका ऑप्शनल। सी सेट दोनों में ही क्वालिफाइंग था जो प्रीलिम स्टेज पर था, है ना। ये मैं वहां पे पॉइंट मिस कर गई। क्वालिफाइंग का मतलब आपको 33% मार्क्स लेने हैं, उसमें से मेरिट जो होगी वो जीएस के आधार पर बनेगी। इसीलिए हम ये जीके के ऊपर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें से 33% मार्क्स लेने हैं और थोड़ी सी प्रिपरेशन के बाद हम लोग जो है आसानी से वो मार्क्स ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारा आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूं तो GS1 का कंपोनेंट होगा, इसमें क्या क्या है, आपका हिस्ट्री का कंपोनेंट है, सोसाइटी का है, थोड़ा सा
ज्योग्राफी का भी है। GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, IR है, ठीक है। ये थोड़ा वेरिड है, इसमें एग्रीकल्चर आएगा कहीं पे आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, साइंस एंड टेक आएगा, एनवायरनमेंट आएगा, देन आपका जो है इंटरनल सिक्योरिटी आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा। 4 में एथिक्स, ठीक है। ऐसे 2 टॉपिक आएंगे, सॉरी 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं, दोनों में 4-4 ऑप्शन होते हैं, एक एक चूज करना होता है आपको दोनों, सेक्शन ए और सेक्शन बी से। ऑप्शनल में 2 पेपर्स होंगे, कोई भी लिस्ट से ऑप्शनल उठा सकते हो, ये लिस्ट सेम रहती है दोनों पेपर्स में, ठीक है। तो जो यहां पर आपका जो पेपर देता है और यहां पर देगा तो सेम सब्जेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपने अपने ऑप्शनल के यहां 2 पेपर देने होते हैं, यहां ऑप्शनल का एक ही पेपर होता है, ठीक है, एक ही दिन। देन हिंदी इंग्लिश अलग अलग दिन अलग अलग पेपर होगा, दोनों को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको। यहां हिंदी इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों का अच्छा होना HCS में जरूरी है, ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंट चीजें करेंगे, हमने ग्रुप डिस्कशंस करेंगे, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए वर्ड्स, एडिटोरियल्स पढ़ा करेंगे, अच्छे वोकैब बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए जो स्ट्रैटेजी हो सकती है। यहां इतना है नहीं, तो यहां क्वालिफाई करना होता है, 33 मार्क्स लेने होते हैं, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। GS में ये थोड़ा सा वेरिड है, डिफरेंट जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो वही उसी को पढ़ के आप GS क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया। फिर सबका क्या है कि जो इस मेंस को क्वालिफाई करेगा, UPSC में कोई लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। जितनी कट ऑफ जाएगी, आपने अगर क्वालिफाई की तो आप क्या करोगे, आप इंटरव्यू दोगे। हरियाणा सिविल सर्विसेज में क्या किया होता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो यू हैव टू सिक्योर 45% मिनिमम इन मेंस एग्जाम टू गिव इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको 45% इन जनरल कैटेगरी, बाकी कैटेगरी में थोड़ा लोअर उस पर चली जाती है, तो आप जो है आपको ये मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं। यहां मिनिमम का कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द कट ऑफ, ठीक है। तो ये रहता है, बाकी में इंटरव्यू देना। तो मोर और लेस सेम ही रहेगा, मेंस में आकर के थोड़ा डिफरेंस आता है, ठीक है। क्या ऑप्शनल में सिलेबस सेम होता है, क्या क्या सब्जेक्ट कौन कौन से, पूरा ना एक वो डॉक्यूमेंट है जो मैं तुम्हें भेज दूंगी, जो HPSC की तरफ से है कि ये सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के और इनका ये सिलेबस है। तो हम वो अपनी समझ के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शनल ठीक लगता है, ठीक है। तो ऑप्शनल की मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जुलाई के आसपास क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जिनको एग्जाम देना है ना। तो ऑप्शनल अपना डिसाइड कर लो कि कौन सा लेना है, उसी हिसाब से फिर हम आगे अपना पढ़ना शुरू करेंगे ऑप्शनल को भी, ठीक है। ऑप्शनल का सिलेबस एंड सब्जेक्ट लिस्ट मैं भेज दूंगी आपको, ग्रुप में ही भेज दूंगी इनफैक्ट, ठीक है। तो ये रहेगा। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, कि हम क्या करेंगे, हम GS का एक टॉपिक है दैट इज इंडियन पॉलिटी। मैं इससे स्टार्ट करूंगी, ठीक है। ये कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपनी, कि आपसे अगर प्री का क्वेश्चन पूछा जाए MCQ तो आप वो भी आंसर कर पाओ, और मेंस का पूछा जाए तो वो भी आंसर कर पाओ। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एक एक टर्म्स को समझते हुए चलेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको समझने से पहले हमें कुछ शब्दों के मतलब समझने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका मतलब समझेंगे कि व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज स्टेट, ठीक है। नेशन किसको कहूंगी और स्टेट किसको कहूंगी। देखो, अभी तक तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी कंट्री कौन सी है, नेशन कौन सा, तो आप क्या आंसर करोगे, है ना। हाँ, तो ये तो एक लेमन सा आंसर हो गया। पर अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी के स्टूडेंट हो, तो आपको नेशन में और स्टेट में फर्क पता होना चाहिए, है ना। स्टेट अगर मैं पूछूं तो आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट इज स्टेट,
हरियाणा है, आपके दिमाग में यही आता ना, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। स्टेट क्या होता है, स्टेट बनने के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। पॉलिटी में स्टेट इज डिफरेंट, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, बातचीत की लैंग्वेज में स्टेट इज डिफरेंट, है ना। स्टेट का मतलब हमारे यहाँ तो राज्य है, जिनको हम राज्य कहते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, हम कहते हैं हरियाणा स्टेट, है ना। पर पॉलिटी के टर्म्स में ऐसा नहीं है। पॉलिटी कहती है कि एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी होनी चाहिए। ज्योग्राफिकल टेरिटरी का मतलब डेफिनेट ज्योग्राफी, यहां से यहां तक बाउंड्री ड्रॉ होनी चाहिए, है ना। उस डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में एक परमानेंट पॉपुलेशन रहनी चाहिए। ठीक है, एक परमानेंट पॉपुलेशन रहनी चाहिए, लोग रहने चाहिए, ठीक है। देन ये कहता है कि वो सोवरेन होनी चाहिए। सोवरेन का मतलब मैंने आपको बता रखा है। सोवरेन का मतलब ये होता है कि जिसके इंटरनल मैटर्स में कोई और इंटरफेयर नहीं करता हो, वो सारे डिसीजन खुद लेते हैं, है ना। सो ऐसे लोगों को या ऐसी कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, सोवरेन कहते हैं, कि वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। जैसे इंडिया है, क्या इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए किसी पे बाउंड है? कोई प्रेशराइज कर सकता है या किसी के हिसाब से हमारी सरकार चलती है? नहीं। सो वी आर अ सोवरेन कंट्री। तो बेसिकली ये डेफिनेशन होती है स्टेट की, कि किसी को भी एक देश कहलाना हो ना, तो उसको ये 3 कंडीशंस क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। क्या क्या? हाँ, जो एक बात बताओ, इनमें से कोई एक भी चीज नहीं होगी तो क्या आप देश बन पाओगे? है ना। डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हमारी बाउंड्री कहां से कहां तक है, आप देश कैसे कहलाओगे? है ना। और अगर मैं बात करूं, वहां पॉपुलेशन ही नहीं रहती परमानेंट, तो भी देश नहीं बन पाओगे, है ना। थर्ड चीज मैं कहूं, सोवरेन, उसके ऊपर खुद का अधिकार ही नहीं है, किसी और की चलती है, तो फिर वो देश कैसे हुआ? है ना। फिर तो या तो वो किसी की टेरिटरी हुआ, है ना, या किसी के अधीन हुआ। तो ये तीनों शर्तें जो कोई भी क्वालिफाई करेगा उसको हम देश कह सकते हैं। ठीक है। तो स्टेट का मतलब पॉलिटी की लैंग्वेज में देश से है, कंट्री से है ना, राज्य से नहीं है। ठीक है। तो हम बात करते हैं नेशन की। फिर नेशन कैसा हुआ, नेशन क्या हुआ, इसमें क्या फर्क है? देखो, ये तो है पॉलिटिकल कंसेप्ट, है ना, राजनीतिक तौर पर, पॉलिटी के तौर पर, गवर्नेंस के तौर पर हम इसको स्टेट कह सकते हैं, इसको देश कह सकते हैं। पर अगर मैं कल्चरल टर्म्स में बात करूं, है ना, सेट ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, जो शेयर करते हैं हिस्ट्री, कल्चर और सेम आइडेंटिटी को, है ना, जिनकी हिस्ट्री सेम होती है, कल्चर सेम होता है लगभग, है ना, उन्होंने सेम कल्चर में वो लोग लंबे टाइम तक रहे हुए हो, एक दूसरे के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हो। ठीक है। डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो ना हो, सरकार वहां पर हो ना हो। ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ठीक है। तो ये कैसा कंसेप्ट है, ये कल्चरल कंसेप्ट है ना। और ये कैसा कंसेप्ट है, पॉलिटिकल, कि अगर पॉलिटिकल आधार पर देश की डेफिनेशन देनी हो तो मैं ये दूं, और अगर मुझे कल्चरल कंसेप्ट का ध्यान रखना हो तो नेशन ये होता है। इसका एक एग्जांपल दे, क्या जरूरी है कि हर नेशन स्टेट हो? जरूरी नहीं है ना। हमारे पास कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए फिर हमारी स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए। एक रीजन है या कुछ लोग हैं एथनिक आइडेंटिटी के, जिनको कुर्द कहा जाता है। ठीक है। वो डिमांड करे कुर्दिस्तान की। ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, कहां है ये? आपने मिडिल ईस्ट का मैप देखा है कभी? है ना, वर्ल्ड का मैप देखा है जिसमें मिडिल ईस्ट देखा हो? तो आप अभी देखोगे टर्की, सीरिया, ईरान, इराक वाला जो एरिया है, वहां पर ये एथनिक ग्रुप रहता है। अब इनका कल्चर सेम है, इनकी लैंग्वेज सेम है, इनके कस्टम सेम है, और इनका पास्ट भी सेम है, इनकी हिस्ट्री भी सेम है।
तो ये शेयर करते हैं ये सारी चीजें, बट स्टिल इनके पास एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी नहीं है, एक सरकार नहीं है चलाने के लिए, है ना, और ये सोवरेन भी नहीं है। तो वो नेशन तो हुए पर वो स्टेट नहीं हुए, है ना। आपको ये रीजन फाइंड आउट करके देखना है कि कहां पर कुर्द कहां है। कुर्द आप बीबीसी करोगे ना तो बीबीसी पे इनकी पिछली पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि ये लोग बेसिकली, इनकी आइडेंटिटी कहां से थी, ये लोग कहां बेसिकली क्या प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। एथनिक ग्रुप है ये बेसिकली मिडिल ईस्ट का 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है। एथनिक का मतलब क्या होता है, जो एथनिसिटी, सेम एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये क्या है, 4th लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, स्टिल इनके पास देश नहीं है ना। तो दोनों बातें बहुत डिफरेंट हो गई ना। तो यही पॉलिटी है, ठीक है। तो अभी तो मैंने सबसे पहले आपको देश, स्टेट, नेशन, स्टेट का आपको फर्क समझाया कि बेसिकली मैं स्टेट किसको कहूंगी, जो ये 3 कंडीशंस क्वालिफाई करेगा। तो व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ स्टेट, है ना। चलिए अब थोड़ा सा 3 चीजों पर बात करेंगे। 1 इज पॉलिटी, नेक्स्ट इज गवर्नेंस, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड। ये बेसिकली 3 चीजें आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, शब्द का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का ही क्या मतलब है? हाँ, आपको देख के क्या लगता है, मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? बस 1 सेकंड मुझे देना। ये क्या है? हाँ, तो क्या है, किताब सी है। यस, वी हैव लॉस्ट दैट। सेकेंड, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्या समझ में आया कि शायद कोई सेट ऑफ रूल्स होगा, है ना, सेट ऑफ रूल्स होगा, या जिसको मैं कह सकती हूँ लॉ ऑफ लैंड, है ना। इस धरती पे जिस पे हम रह रहे हैं इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, संविधान कह रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल, ठीक है, सेट ऑफ रूल। क्या जरूरी है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा हुआ है, सभी के कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वी आर नॉट गिविंग दिस इन राइटिंग, है ना। तो ये रूल ऑफ, ये सेट ऑफ रूल जो है ये रिटन नहीं है, ये क्या है, ये वहां की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि व्हाट इज दैट, ठीक है। एक सेकंड मुझे देना। ओके,
ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करेंगे तो मैं कुछ सर्टेन चीजें आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट गिव्स टू सोसाइटी, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, सोसाइटी को ऐसा क्या मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो हमें सेट ऑफ रिटन रूल्स चाहिए, व्हाट्स द नीड, ठीक है। और ये सोसाइटी को कैसे पावर कर रहा है ना, किसी सोसाइटी को बेनिफिट क्या है, हमें क्या पावर मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन होने से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट्स द वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, क्योंकि हम तो अपने से ही कंसर्न है ना, कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, तो कैसे बना ये, अब ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने बोल दिया सेट ऑफ रूल्स। क्या सेट ऑफ रूल्स बनाने से किसी देश में सरकार चल सकती है, खाली सेट ऑफ रूल्स बना दिया, नहीं चलेगी। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, है ना। आप मान रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, मुझे ये चॉइस दी गई है, मैं मानूं या ना मानूं, तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, नहीं, है ना, कि वो सेट ऑफ रूल है तो, बट वो सबके द्वारा माने जाने चाहिए, तभी उसका कुछ मूल्य है, तभी उसकी कुछ वैल्यू है, एल्स नहीं है ना। तो मीनिंग ही खत्म हो जाएगा जब चॉइस दे देंगे कि आप चाहो तो मानो, चाहे तो नहीं मानो। समझ आ गई बात। वो लोग कौन से लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए ये, कि क्या ठीक है 4-5 यहाँ के लोग मान रहे हैं, 4-5 अमेरिका के लोग इन वैल्यूज में मान रहे हैं, चलेगा? नहीं, जो उस जगह पे रह रही है, जो पीपल लिविंग टुगेदर, उनके मानने से ही तो फर्क पड़ रहा है ना, जो साथ रह रहे हैं इस देश में, उनके मानने से ही फर्क पड़ेगा। सो इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर। ठीक है, अब ये क्या है, इसके अलावा इट इज अ सुप्रीम लॉ। ये होना भी बहुत जरूरी है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, लॉ बना दिया, तो अब ये सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम इस एकेडमी पे कुछ लॉ बना देते हैं, कुछ रूल्स या रेगुलेशंस बना देते हैं, और मैं कहती हूं कि तुम लोगों को तो सबको माननी पड़ेगी, बट मेरी मर्जी है मैं मानूं या ना मानूं। तो लॉज की या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी, रेगुलेशंस की। हमें क्या करना है, सब जो है इन रूल्स रेगुलेशन से नीचे नीचे है, ये रूल रेगुलेशन सबसे ऊपर है, तभी उनका कुछ वैल्यू, कुछ दिन के बाद आप भी मानना छोड़ दोगे, है ना, क्योंकि आपको दिखेगा कि दैट पर्सन इज नॉट फॉलोइंग दैट रूल और रेगुलेशन और द प्रोसीजर, तो हम क्यों करें, है ना। तो ये फिर उसको फेल कर देगा। तो हमें क्या करना है, इस लॉ को सुप्रीम बनाना है सबसे पहले तो, कि आप, मैं या कोई भी इन रूल्स रेगुलेशन, इन सेट रूल से ऊपर नहीं है, हम सबको इसे फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो ये सुप्रीम लॉ है। अब ये क्या सुप्रीम लॉ क्या डिसाइड कर रहा है, ये सुप्रीम लॉ डिसाइड कर रहा है कि लोगों की आपस में क्या रिलेशन होगी, लोगों के साथ गवर्नमेंट की क्या रिलेशन होगी, है ना। अब जैसे ही हम प्रैक्टिकल करके देखें, मैं उसको समझाऊंगी कि कैसे ये रिलेशन डिसाइड करता है, और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का आपस में क्या रिलेशन होगा। है ना। अब जैसे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, है ना। आप सबको फंडामेंटल राइट है कि आपका आप जो चाहे वो बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, पर क्या ये एब्सोल्यूट है कि आपकी मर्जी, आप मुझे कुछ भी बोलोगे या कहीं पे भी कुछ भी बोलोगे, नहीं ना। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप कहीं पे कुछ भी बोलोगे, यू हैव सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो इसने डिसाइड किया कि दो लोगों का मतलब पीपल टू पीपल रिलेशन कैसा रहेगा,
क्या बोल सकते हो, बट दैट डजंट मीन आप सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हो, है ना। तो इसने लोगों के बीच में आपस में रिलेशन को डिफाइन किया कि भाई ठीक है, तुम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, पर ऐसे थोड़ी कि ऐसे बोल दोगे आपकी मैं तो लोगों को मारने वाला प्रोफेशन चूज करना चाहता हूं, नहीं। इट हैज डिफाइंड अ रिलेशन बिटवीन पीपल कि भाई आप दूसरे को हार्म नहीं कर सकते, आप हिट नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते, है ना, ऐसा कर सकते, सिवाय जब तक कोई रूल या रेगुलेशन या कंपेटेंट अथॉरिटी उसको पनिशमेंट नहीं दे रही है ना। देन पीपल और गवर्नमेंट के रिलेशन को भी ये डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट लोगों को क्या देगी, लोग जो है कैसे गवर्नमेंट को चूज करेंगे, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, हम वोट करेंगे, सरकार चुनी जाएगी, उनमें से फिर एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो सरकार को चलाएंगे, है ना, ये सब लिखा हुआ है ना। तो इसने क्या डिसाइड किया, हमारा और सरकार का रिश्ता भी निर्धारित किया। फिर आपस में क्या किया, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, कि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, इनका आपस में क्या रिश्ता होगा, कि क्या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में टांग अड़ा सकता है या वो दूसरे के अड़ा सकता है, नहीं, सबकी अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित है। तो हमने बेसिकली क्या बात सीखी इससे, कि एक तो ये है सेट ऑफ रूल्स है, इट कैन बी रिटन और अनरिटन डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, हमारा रिटन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो है सबके द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए, तभी इसकी कोई वैल्यू है। देन अब ऐसा तो नहीं है कि आप और मैं एक्सेप्ट करते हो, प्राइम मिनिस्टर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, नहीं, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, नो वन इज अबाउट दैट। देन सुप्रीम है, सुप्रीम है तो उसने क्या डिसाइड किया कि लोगों का आपस में क्या रिलेशन होगा, लोगों का सरकार के साथ आपस में क्या रिलेशन होगा, और सरकार के डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लिया। अब ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने तो समझ लिया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर मुझे मिल गया। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द नीड, व्हाट इट गिव्स टू सोसाइटी। सोसाइटी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन तभी ऑप्ट करेगी ना जब उसको कुछ उससे मिल रहा होगा। तो ये कह रहा है कि 4-5 चीजें जो है ये सोसाइटी को देता है, वो 4-5 चीजें क्या है। इसमें कुछ मैं प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को दूंगी, कुछ चीजें आपको नोट करनी है, जैसे ये आपको नोट करनी है, ठीक है। तो व्हाट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डज या व्हाट इट गिव्स टू सोसाइटी, इस बात का हम आंसर करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज, है ना, अगर ये सेट रूल ना हो, सब अपनी अपनी चलाए, कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा तो देश नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इट जनरेट सर्टेन डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन करता है किस किस के बीच में, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स है, सबको मानना है ना, सबको मानना है तो कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं जनरेट सर्टेन डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर होगी टू टेक सर्टेन डिसीजंस। ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि किसके पास कौन सी पावर होगी और वो कौन सा डिसीजन ले सकता है ना। अगर ये नहीं होता, ये सेट ऑफ रूल्स नहीं होते, तो पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जगह बैठे, प्राइम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर का काम कर रहे हैं, कोई किसी का कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम कर रहा है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, हमारे पास कुछ क्लियर होता ही नहीं, है ना। तो इसने बताया कि देखो भाई, डिफेंस मिनिस्टर है वो ये काम करेगा, ठीक है, जुडिशरी को ये काम करना है, एग्जीक्यूटिव इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, और लेजिस्लेचर ये काम करेगा, इंडियन सिटीजन ये काम करेंगे, है ना। तो सबको क्या बताया कि किसके पास पावर है, हमारे पास क्या पावर है, सरकार को चुनने की पावर है,
सरकार के पास क्या पावर है? कानून बनाने की पावर है ना? जुडिशरी के पास क्या पावर है? उनको ये देखने की कि क्या ये कानून सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं। इन्होंने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं किया है ना? तो ये है। देन दूसरा एक और चीज भी डिसाइड करेंगे ना कि हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, सरकार कैसे बनाई जाएगी। ये तो हमारे संविधान में लिखा है ना कि एक मतलब काफी सारी पार्टीज है, वो इलेक्शन लड़ेंगी, उनमें से एक के पास मेजॉरिटी आएगी या 2-4 मिलकर के मेजॉरिटी में आएंगी, तो उनका जो लीडर होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को कि जी इनको मैं अपना मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, है ना? तो ये प्रॉपर सेट लिखा है कि सरकार कैसे बनाई जाएगी, ये भी इसमें लिखा हुआ है। देन थर्ड थिंग इज ये प्लेस करता है गवर्नमेंट पर सर्टेन लिमिटेशंस। अब सारी पावर सरकार को नहीं दी जा सकती ना कि भाई ठीक है यू आर ऑल पावरफुल, you are going to have power to make rules and regulations, but ये आपके लिमिट्स हैं, ये आपकी हदें हैं, आप इनको क्रॉस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिटीजन से उनका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते, दिस इज अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट, है ना? आप उनसे उनका वोट डालने का अधिकार नहीं छीन सकते। तो संविधान ये सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीजें देने के अलावा सरकार पर लिमिटेशन भी लगाता है कि आप ये नहीं कर सकते, है ना? और एक तरफ लिमिटेशन लगाता है, दूसरी तरफ कुछ अच्छे काम करने की पावर भी देता है। ठीक है, इनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशंस। ठीक है, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना अपनी सरकार से कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए कुछ करेगी, तो ये क्या करता है? ये फुलफिल करता है लोगों की एस्पिरेशन को, सरकार को इनेबल करता है कि हम आपको ऐसा कुछ प्रोविजन देंगे ताकि आप लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाओ। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी सरकार से। देन लास्ट थिंग विच आई फील कि ये प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी लोगों को, है ना? इस देश के लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल सेंस ऑफ आइडेंटिटी। है ना? मुझे क्या लगता है, मैं या आप कौन है, हमें ये आइडेंटिटी कहां से मिली है दैट वी आर इंडियन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उसने सिटीजनशिप नाम का एक चैप्टर दिया है ना, कि जो इस देश में जन्म लिया है, जिनके बाप दादा जो है इस देश के नागरिक रहे हैं, वो पैदा होते ही इस देश के नागरिक बन गए। तो मुझे वो इंडियननेस की फीलिंग, है ना, टू बी एन इंडियन कहां से आई? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी, है ना? तो आइडेंटिटी, बेसिकली जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो सिर्फ पॉलिटिकल सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है ना? तो आइडेंटिटी का मतलब इंडियन होना, ये तो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना, कि मैं सिटीजन हूं इस देश का। दूसरा कुछ सेंस ऑफ मोरल आइडेंटिटी भी दी कि ये मेरी फंडामेंटल राइट्स है, ये मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज है इस देश की तरफ, है ना, कि मुझे अपने देश के लिए ये करना है। ऐसा लिखा है ना फंडामेंटल ड्यूटीज में कि इस ऑल्दो मतलब उनके लिए वो नहीं करोगे तो आप जेल नहीं जाओगे, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दोज ड्यूटीज, है ना? तो मोरल आइडेंटिटी भी प्राप्त हुई। है ना? सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी कॉन्स्टिट्यूशन ने, मॉरल, पॉलिटिकल। और दूसरा एक और काम क्या किया, एक देश में संविधान अच्छा बनता है तो ये मॉरल और पॉलिटिकल वैल्यूज या पॉलिटिकल आइडेंटिटीज दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होती है ना?
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है तो हमारे आसपास के देश या दूसरे देश हमसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, है ना। हमने भी तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पिरेशन लेके ही तो बनाया, कि हमें कुछ ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा लगा, कुछ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा लगा, कुछ वहां के जो है बेसिकली आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा लगा, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख लिया। तो ऐसे ही जब कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और वो लोगों को पॉलिटिकल और मॉरल आइडेंटिटी देता है और अच्छे बेसिकली सेट ऑफ रूल्स के साथ आता है, तो इट प्रोवाइड इंस्पिरेशन फॉर शेयरिंग पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज। पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यू। तो ये तो मैंने सारी बात कर ली अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन की, समझ आ गया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब हम बात करते हैं कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का इस गवर्नेंस के साथ और इस पॉलिटी के साथ फिर क्या रिलेशन है, ठीक है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो एक सेट ऑफ रूल है, सॉरी सेट ऑफ रूल्स है, मैंने लिख दिए या फिर मैंने ओरली बता दिए कि दीज आर द रूल्स, ठीक है। अब ये रूल्स सिर्फ लिखे रहने से या बताने से तो वर्किंग में नहीं आ जाएंगे, जब इनको प्रैक्टिकली रन किया जाता है इन रूल्स को, व्हेन दीज रूल्स आर प्रैक्टिकली रन, तो ये क्या बन जाते हैं, पॉलिटी, है ना। मैंने कहा कि इस तरह से इस देश की सरकार का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, जब हम वो प्रैक्टिकली करने लगेंगे चुनाव, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिटी बन जाएगा, ठीक है। पॉलिटी की एक और डेफिनेशन ये है कि दिस इज अ सेट ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल जो इन रूल्स की, इन कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, गवर्नेंस करते हैं ना। बेसिकली गवर्नेंस इज व्हाट, द एक्ट ऑफ गवर्निंग, एक्ट ऑफ गवर्निंग, यही तो गवर्नेंस है ना, कि जब किसी को गवर्न करते हैं, सो दिस बिकम्स गवर्नेंस। और वो कौन करता है, ये पॉलिटी वाले लोग, जिनमें नाम दे रखा है भाई देखो ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, और ये इस तरीके से काम, और वो बेसिकली थ्योरी कहां से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रैक्टिकल यहां होता है ना, और दैट बिकम्स योर गवर्नेंस, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम मैं गवर्नमेंट भी कह सकती हूं, गवर्नमेंट, ठीक है। ये वही तो लोग हैं जो सरकार में है, और ये किसकी मदद से सरकार चला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो और पॉलिटी ना हो, सोचो। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो नहीं होगी ना पॉलिटी, लिखा रहेगा। देयर आर एन नंबर ऑफ कंट्रीज जिनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है ना, ठीक है। देखो ये तो हमेशा होगा, हम बोल रहे हैं एक्ट ऑफ गवर्निंग, अच्छी या बुरी सरकार की बात नहीं कर रही अभी मैं, कि गवर्नेंस अच्छी होगी या बुरी होगी, अभी उसकी बात नहीं कर रही हूं। ये तो होगी विद और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। गवर्नेंस तो होगी, एक्ट ऑफ, कोई ना कोई तो किसी न किसी को गवर्न करेगा ही, है ना। तो इट विल बी देयर विद और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होती है तो ये लेजिटिमेट होती है, जिसको अधिकार है वहां पे रूल करने का, है ना। जब ये विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन होती है तो ये नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स के द्वारा होती है समटाइम्स, जैसे मिलिट्री, है ना। तो वो लेजिटिमेट नहीं होगी, उसको अधिकार नहीं है गवर्न करने का, क्योंकि किसी सेट ऑफ रूल में ऐसा लिखा ही नहीं कि आप गवर्न करोगे।
समझ गए? तो गवर्नेंस की अभी बात नहीं कर रही अच्छी गवर्नेंस या बुरी गवर्नेंस, अभी बात कर रही हूं एक्ट ऑफ गवर्निंग। ठीक है, तो वो तो होगा ही विद और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नेंस होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं है ना? अच्छी गवर्नेंस होने के लिए अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है। समझे दोनों में फर्क? तो ये भी होंगे फिर, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जैसे सेट ऑफ पीपल जो आपको गवर्न करेंगे, दिस इज व्हाट द पॉलिटी इज। पर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इन सबको लेजिटिमेसी देता है, तरीका बताता है। इसके होते ही सिनेरियो चेंज हो जाता है। समझ आ गई बात? ये तो बेसिकली एक सिंपल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, एक्ट ऑफ गवर्निंग है। किनके द्वारा? इन लोगों के द्वारा। ये सरकार में बैठे हुए हैं। अब ये सरकार कैसे चुनी गई है? विद और विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है ना? कुछ देशों में जो ये सरकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कैसे चुनी जाएगी, जैसे कि हमारे देश में। कुछ ऐसे देश है जहां पर डिसाइडेड नहीं होता है ना? वहां क्या होता है कि रात को आप प्रेसिडेंट हो देश के, सुबह पता चला नहीं हो, है ना? तो कोई और होता है वहां पे। सो दैट इज जहां कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ठीक है, तो इट विल बी देयर। रिलेशन समझ आ गया? ठीक है, तो हमने बेसिकली आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, दूसरा बताया कि सोसाइटी को क्या देता है, तीसरा बताया कि पावर कैसे देता है सोसाइटी को। ऐसे ही तो देता ना कि आप अपनी सरकार चुन सकते हो, है ना? बहुत आसानी से दे सकता है। देन अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? नहीं आया तो समझ सकते। ये लिखा हुआ होना चाहिए सबके पास। प्रिंस आपने शायद नोट नहीं किया या किया है? ओके ओके। शिखा आपने पक्का किया है ना? हाँ, तो ये सब आपको नोट करना है। कुछ प्रिंटेड नोट्स होंगे, अगले लेक्चर के प्रिंटेड नोट्स होंगे, वो मैं आपको दूंगी। अब अगले में हम बात करेंगे कि भाई हमने समझ लिया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज गवर्नेंस एंड व्हाट इज पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, फिर देश के बारे में समझ लिया। अब हम अगली बार समझेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। एक क्वेश्चन दूंगी छोटा सा लिखने के लिए, आपको वो लिखना है।